हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा। तो उसको आपने मेंशन भी करना है अपने बुक के ऊपर, अंडरलाइन भी करना है, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको शेयर करूंगा, वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर मेंशन जरूर करने हैं एंड टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज आफ्टर द वेकेशंस इट विल बी चेक्ड। थैंक यू। सो आज हम बात करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। क्या होती है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस? लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये पेंसिल है, ये मैंने इस पे रखी हुई है, मैं इसको इस डायरेक्शन लेफ्ट साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, राइट साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ इस पे, और मैं पेंसिल को मूव करने की अगर कोशिश करूँ तो क्या पेंसिल मूव करेगी? यस और नो? हाँ जी बताइए, क्या पेंसिल? नहीं, पेंसिल मूव नहीं करेगी क्योंकि इसको दोनों डायरेक्शन से इस पर फोर्स लग रही है। तो ये क्या कर रही है? दोनों तरफ से इस पे फोर्स लग रही है, इक्वल फोर्स लग रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि इसकी जो पेंसिल है इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा, इसकी मोशन में चेंज नहीं आ रहा, तो ये बैलेंस कर रखे, इस फोर्स ने पेंसिल को बैलेंस कर रखा है, इसलिए इस पे जो फोर्स लग रही है इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे इसको हम? बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट को बैलेंस में रखा हुआ है। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि ये पिक्चर देखिए बुक में आप अपने, ओके, बुक को अपने साथ साथ ही रखना है आपने चैप्टर रीडिंग के टाइम पे। तो आप इसमें देखिए कि क्या हो रहा है कि दो चिल्ड्रन है जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब जो है इस बॉक्स को, वुडन ब्लॉक को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इस केस में अब यहाँ पे आप दो एरोज देख सकते हो, और दोनों एरोज की लेंथ को देखिए, दोनों एरोज की लेंथ सेम है, और दोनों एरोस क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो ये दोनों एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसके बारे में अभी स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वही दो एरोस को देखिए, यहाँ पे भी एरो जो है थोड़ी बड़ी होगी है, बट फिर भी उनकी लेंथ जो है एरो की सेम लेंथ है, एंड डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तीसरे पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि ऊपर वाली जो एरो है उसकी लेंथ ज़्यादा है, नीचे वाली जो एरो है उसकी लेंथ कम है ना, अगर आप साइज की बात करो, लेंथ की बात करो, बट यहाँ पे भी क्या है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये एरोज क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना, और ये कैसे इस बॉक्स की मूवमेंट के लिए, इसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स, सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। कोई रफ फ्लोर है, उसके ऊपर ये बच्चे जो है बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी घर पे कई बार कोई आपका बॉक्स है उसको पुश करने की कोशिश की होगी फ्लोर के ऊपर, है ना। तो सेम केस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें जो है लॉज कैसे काम कर रहे हैं, इसमें फोर्सेस कैसे काम कर रही हैं, हम उसके बारे में अब सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो आप देखिए, स्मॉल बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो इस बॉक्स को बिल्कुल थोड़े से अमाउंट के लिए, तो ये जो ऊपर वाला एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है बाय द चिल्ड्रन, जो कि बॉक्स के ऊपर लग रहा है, और ये उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में बच्चे जो है इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जो ऊपर वाली एरो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो है यहाँ पे जो है एरो की लेंथ स्मॉल है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि बच्चों ने थोड़ा सा ही पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे, थोड़ा सा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। द बॉक्स डज नॉट मूव। अच्छा, बॉक्स इतना बड़ा है और वो भी वुडन का ब्लॉक है ना, तो अगर स्मॉल फोर्स लगाएंगे क्या वो मूव करेगा बॉक्स? आपको क्या लगता है? एक भारी सा हैवी सा एक बॉक्स है, ठीक है, उस पर आप स्मॉल फोर्स लगाओगे, क्या वो मूव करेगा? द बॉक्स डज नॉट मूव। अच्छा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो रीज़न आपने बताना है। इसके पीछे का रीज़न है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो है यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है, किसके बीच में फ्रिक्शन लग रही है? यहाँ पे ये जो आपका वुडन ब्लॉक है काफ़ी हैवी है, और ये आपका नीचे सरफेस है, तो सरफेस और वुडन ब्लॉक के नीचे ये आपका फ्लोर है, तो सरफेस और फ्लोर में जो फ्रिक्शन लग रही है, रगड़ना, मतलब जब हम देखो हाथ को रब कर रहे हैं तो इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। तो दो सरफेस जब आपस में टच में आते हैं तो उसके जब मोशन में होते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण उनकी जो स्पीड है स्लो हो जाती है ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाया बॉक्स के ऊपर, तो मूव नहीं किया। क्यों नहीं मूव किया? क्योंकि बॉक्स और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन लग रही थी, ये आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है?
जो ये नीचे वाला एरो है, ये नीचे वाला एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये आपने ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, जो फ्रिक्शन होगी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो ये डायग्राम पे के ऊपर ये मेंशन कर दीजिए, अभी लिख दीजिए, पेंसिल के साथ लिख करना है, पेंसिल के साथ आपने नहीं लिखना। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए नीचे वाली एरो क्या है आपकी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सिंपली फ्रिक्शन भी लिख सकते हो इसको, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लिख सकते हो आप इसको, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा और ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकेगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, इन कंटैक्ट बिटवीन द बॉक्सेस एंड द, दिस इज बिकॉज फ्लोर हैज़ द रफ सरफेस। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा। ये आपने महसूस किया होगा कि रफ सरफेस के ऊपर किसी चीज़ को मूव करना आपके लिए ईजी होता है, वेयर एज अगर स्मूथ सरफेस होगा तो स्मूथ सरफेस पे आप आसानी से मूव कर सकते हो, यू कैन मूव वेरी इजीली। ठीक है, दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस द पुशिंग फोर्स। तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मूव कर रहा, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उस बच्चों की पुशिंग फोर्स से ज़्यादा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। ठीक है, अगर बच्चे थोड़ा सा और फोर्स लगाए तो उस केस में क्या होता है कि द फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से बड़ी हो जाती है और जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब बच्चों ने अपनी फोर्स को बढ़ा दिया। अब यहाँ पे ये जो एरो है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे बच्चों की फोर्स ज़्यादा है और फ्रिक्शन की फोर्स कम है, और तो यहाँ पे एक नेट फोर्स मूवमेंट होगी। ये नेट फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को या बॉक्स को मूव करने में हेल्प करेगी। तो ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी बच्चों की, से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। अच्छा, इसके बाद एक और कंसेप्ट की अगर हम बात करें कि व्हेन वी राइड अ बाइसिकल, व्हेन वी स्टॉप द पैडलिंग, जब हम बाइसिकल को राइड कर रहे हैं स्टॉप कर देते हैं, बाइसिकल बिगिंस टू स्लो डाउन, बाइसिकल जो है स्लो हो जाती है। आपने भी अगर पैडल मारना छोड़ दिया, या आपने मोटरसाइकिल की बात कर लो, आपने उसके एक्सेलरेटर को घुमाना बंद कर दिया तो बाइक धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। तो उसके पीछे भी क्या रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है ग्राउंड के बीच में और बाइक के बीच में, या ग्राउंड के बीच में और साइकिल के बीच में, बाइसिकल के बीच में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि आपकी ऑपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। या भी आपको बताया था मैंने, जिसके कारण जो है ऑब्जेक्ट जो है स्लो हो जाता है और अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद जाके अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो वो रुक जाएगी, ऑब्जेक्ट जो है स्टॉप पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इट दस अपीयर्स दैट ऑब्जेक्ट मेंटेन्स द मोशन अंडर द कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। दैट मीन्स अगर आपने ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अनबैलेंस्ड फोर्स कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप अप्लाई करोगे तब तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, फ्रिक्शन क्या करेगी, आपके ऑब्जेक्ट की मोशन को स्लो कर देगी और कुछ टाइम के बाद वो फ्रिक्शन क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके रोक देगी। ठीक है, तो ये काम जो फ्रिक्शन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन अगर हम देखें, इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी चेंज इन इट्स स्पीड और डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ये भी कॉमन सेंस वाली बात ही है कि अगर फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो फोर्स क्या करेगी, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करेगी, वेलोसिटी को चेंज करेगी, या तो उसके डायरेक्शन को चेंज करेगी। वेरी कॉमन सेंस वाली बात है ना, तो इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट वो टर्म नहीं है ये। अच्छा, तो दस टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है बेटा आपका, कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेटेड मोशन में रखना है तो आपको कौन सी फोर्स लगानी है, तो आपको अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी है ना। तो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। ये भी कॉमन सेंस वाली बात। ठीक है, ओके, तो ये आपका अनबैलेंस्ड फोर्स के रिलेटेड टॉपिक था बच्चों। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो इसको थोड़ा सा आप घर पे भी आपने स्टडी करना है और यू हैव टू, और ये एक्टिविटी आपने घर पे करने की कोशिश करनी है। यस,
दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू एट होम, एंड इसको आपने नोटबुक पे भी मेंशन करना है कि मैंने ये एक्टिविटी की थी। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर डू दिस एक्टिविटी एट होम। और ये एक्टिविटी पहले आपने इसको रीड करना है एंड उसके बाद ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो आपने देखना है कि आपको क्या रिजल्ट मिले ये एक्टिविटी करने पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर।